केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लास्ट टॉपिक है सर। तो जैसे हमने बाकी टॉपिक्स डिस्कस किए आपस में, उसी तरीके से हमारा ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमारा खत्म हो जाएगा इसके साथ। आज इसमें सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो हम इंट्रोडक्शन कैसे दें अपनी क्लास के अंदर। कोई भी थ्योरी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, या हमारी कोशिश नॉर्मली ये रहती है कि हम उसे रिलेट कर पाए उस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से, जो इस चैप्टर में वो शुरू से पढ़ता आ रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने क्लास में चैप्टर इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक बार वो शेयर करें हम सब लोगों के साथ, जो भी टीचर साथी शेयर करना चाहते हैं। कोई भी टीचर साथी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन हम सबके साथ अपनी शेयर करना चाहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चा इस चैप्टर में थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल जरूर आता है कि सर इतनी सारी थ्योरीज पढ़ा दी आपने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दी, वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ा दी, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा दिया, अब क्या कमी रह गई। तो ये जो थ्योरी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे हम किस तरीके से जस्टिफाई करें कि भाई ये क्यों जरूरी थी हमारे लिए। कोई भी टीचर साथी शेयर करना चाहे इस चीज को। मेरी आवाज सबको आ रही होगी सर? सर इसके लिए एग्जांपल डाइऑक्सीजन का लिया जाता है। ये डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, इससे पहले की थ्योरी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाती इस बात को। तो ये प्रॉब्लम हम पहले बताते हैं बच्चों को कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, लेकिन इससे पहले की थ्योरी कोई भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इससे शुरुआत होती है। धन्यवाद सर। और कोई टीचर साथी कोई रीजन देना चाहे जो बच्चों को हम देते हैं इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले। शुरू। हाँ बोलिए सर। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन जो करती है कि एटम्स स्टेबल होते हैं, बट फिर भी एटम्स मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं ये एक्सप्लेन नहीं करती है। फिर ये फर्स्ट थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि एटम्स क्यों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। धन्यवाद सर अपने व्यू शेयर करने के लिए। जैसा कि जब हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जरूर ये जिज्ञासा रहती है कि जैसे सेकंड चैप्टर में उनके मन में रहता है सर अब तो ये पढ़ाया था, अब ये गलत हो गया। तो हम कहीं ना कहीं उसका जस्टिफिकेशन जरूर देते हैं बच्चों को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे भी एक सर ने आंसर दिया कि हम पहले बच्चों को ये बताएंगे कि जो पुरानी थ्योरीज हमारी है उनमें कहाँ कमी रह गई। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इज द बेस्ट पॉइंट जो हम बच्चों को इनिशियली यूज कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि जो पुरानी थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी, उन्होंने हमें बाकी सारी चीजें बताई हैं, ऑर्बिटल्स कंबाइन हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज वो नहीं समझा पाई। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जैसी कोई प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हमारे दो साइंटिस्ट, एक का नाम हुंस और एक का नाम है मिलिकन, इन दोनों ने एक नई थ्योरी जो है वो डेवलप करी जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, ताकि जो कमियां हमारी पुरानी थ्योरी में रह गई हो उनको यहाँ दूर किया जा सके। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ फीचर्स भी उन्होंने हमें बताए। तो फीचर्स हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें सबसे पहले कि इन दोनों साइंटिस्टों ने हमें एक नई चीज बताई कि एटॉमिक और जैसे एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं,
सेम उसी टाइप से हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं। तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ताकि उस बच्चे को ये लगे कि हाँ कि भाई जब जैसे हम पुराने पॉइंट्स को समझा रहे थे कि दो चीजें जब कंबाइन होती है तो एक नई चीज बन जाती है, तो यहाँ उसी टाइप का कोई एग्जांपल हम इंट्रोड्यूस करें डे टू डे लाइफ का कि बेटा हमने दो चीजें मिलाई हैं तो एक नई चीज मिली, तो ये उसको लेके समझाया जा रहा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई है तो आगे उसी टाइप की दो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रही है उनकी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। तो इसमें हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं ऑर्बिटल्स का कि जैसे 1s को 1s से कंबाइन करना है या 2s को 2s से कंबाइन करना है, ताकि उनकी एनर्जी जो रहे उनमें डिफरेंस ना हो जाए। और उनकी जो सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब उनका जो एक्सिस है वो सेम रहना चाहिए। जो x वाला है वो x वाले से कंबाइन होगा, जो y वाला है वो y वाले से कंबाइन होगा। तो सिमेट्री और एनर्जी जो है उनका पॉइंट हम समझाएंगे बच्चों को कि भैया जो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए उनमें ये क्वालिटीज होनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट इस थ्योरी ने हमें बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो उनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एक ही न्यूक्लियस से अफेक्टेड होंगे सारे इलेक्ट्रॉन, यानी उसको हमने नाम दे दिया कि वो मोनोसेंट्रिक है क्योंकि उसमें एक ही न्यूक्लियस यानी एक ही सेंटर। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है नई, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने एटम्स कंबाइन होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस तो कंबाइन नहीं हो सकते। तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वो उन सारे न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पॉलीसेंट्रिक कहा गया। ताकि उसे भी ये लगे हाँ कि जो हमारे पुरानी थ्योरी में नहीं समझ में आई थी, पुरानी थ्योरी में इन चीजों को इग्नोर किया था, ये सारी चीजें हमारी नई थ्योरी में कंसीडर की जा चुकी है, तो हम इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे इस थ्योरी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया इस थ्योरी के द्वारा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन की गई हैं उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगी। 4 कंबाइन हुई है तो 4 बनेंगी, जितनी हम कंबाइन कर रहे हैं 6 कंबाइन होंगी तो 6 बनेंगी। उनमें से हाफ हमारी जो है उनको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और बाकी 50% जो बच गई हाफ उनको नाम दिया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दो तरीके की नई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में उसको डिफरेंट एग्जांपल से समझा रहे थे कि हमारी दो ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो दो नई ऑर्बिटल बनी। सर ने एग्जांपल दिया था एक बेसन के लड्डू का और एक बूंदी के लड्डू का, तो उसी टाइप से हम भी दोबारा से वो एग्जांपल चाहें तो रिपीट करें अपने बच्चों के लिए कि भाई ये दो हमने ऑर्बिटल कंबाइन करी है तो इससे हमारी दो ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी जिनका नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने समझाया हमें थ्योरी ने कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम रहती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो ये फीचर्स हम अपने बच्चों को जरूर समझाएं, क्योंकि फीचर्स जो है वो थ्योरी के अगर हम उन्हें समझाते हैं तो आगे की जो थ्योरी है वो स्मूथली रन कर पाए। कोई और टीचर साथी जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस फीचर्स को एक्सप्लेन करने का, कोई भी और तरीका जो यूज करते हो अपनी क्लास में ताकि हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। नॉर्मल एग्जांपल्स तो हम देते ही देते हैं, कोई भी टीचर साथी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत हम लोगों को नॉर्मली लगता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही हम दे रहे हैं, बट हम मेन मोटिव जो हमारा नॉर्मल रहना चाहिए कि जब भी हम कोई भी कंटेंट बच्चों के साथ डिलीवर्ड कर रहे हैं तो वो 2 वे प्रोसेस में हो। ये ना रहे कि हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
उनकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी जरूरी रहती है। तो आप चाहें तो आप अपने बच्चों को इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में इन्वॉल्व करें। हाइब्रिडाइजेशन से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं हम, कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया उनको, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, सिर्फ हम एक नया नाम दे रहे हैं और उन दोनों को डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि भाई पुरानी थ्योरी में क्या चीज थी जो नई थ्योरी में नहीं है, या नई थ्योरी ने क्या पहले से बेटर ढंग से समझाया है। तो कोरिलेशन जरूरी रहेगी हमारे पिछले टॉपिक से। अब इस थ्योरी में एक नया मेथड बच्चों को समझाना होता है हमें, जिसको हम एलसीओ मेथड्स के नाम से जानते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड है वो क्या है और उसे ओरिजिनेट क्यों किया गया है, उसका जो रीजन है वो बच्चों को हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से जस्टिफाई करना है, जो हमने सेकंड चैप्टर में अपने बच्चों को बताई होगी, ताकि उन्हें जो हमारा नई थ्योरी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसका सिग्निफिकेंस भी समझ में आता रहे, कि ये नहीं कि सेकंड चैप्टर में वो इक्वेशन खत्म हो गई। हम बच्चों को बताते हैं कि हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है, और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो फर्स्ट डोर है, जिसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है, वो है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने उनको जरूर पढ़ाई होगी सेकंड चैप्टर में। तो जो शाई हम लोगों ने डिस्कस किया उनके साथ, उसका यहाँ हम थोड़ा ज्यादा बेटर ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वेव फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सेकंड चैप्टर में, शाई जो था उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड करते हैं वो ये है कि हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड हो जाती है अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। इनको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स कहते हैं, एक से ज्यादा के केस। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मान लो हमारे न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो पहले से ज्यादा हो जाएंगे एक एक के केस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, बट यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस आ गई, और रिपल्सिव फोर्सेस में भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उसे सॉल्व करना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं रह पाता है, इसीलिए हम उसको अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व करते हैं, और उसी अप्रोक्सीमेट मेथड का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एलसीओ मेथड कहते हैं। और ये एलसीओ मेथड जो है उन्हें वेव फंक्शंस की फॉर्म में हमें जरूर एक्सप्लेन करना है, ताकि उन्हें जो वेव फंक्शंस हैं वो आगे फ्यूचर में पढ़ते हैं तो उन्हें क्लियरिटी रहे कि वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है मॉडर्न केमिस्ट्री। जैसा कि हमें पता है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो हम अपने वेव फंक्शन से शो करते हैं। जो वेव हमारी जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन से, उनको हम 2 तरीके से लीनियरली कंबाइन कर सकते हैं, या तो हम उनका एडिशन करेंगे या हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने अपनी वेव फंक्शंस को शाई ए और शाई बी 2 एटम हमने लेट कर लिए हैं, मैं एक ए एटम लेट कर रहा हूं और दूसरा एटम बी है मेरा, इनके वेव फंक्शंस शाई ए और शाई बी लेट कर लिए गए जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन 2 वेव फंक्शंस में आपके पास 2 लीनियर कॉम्बिनेशन है, या तो आप इन्हें ऐड करो और या आप इनको सब्ट्रैक्ट करो। और हम ये इंफॉर्मेशन बच्चों को जरूर दें कि इस वेव फंक्शंस के बारे में उन्हें फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाएगा जब उन्हें वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ाया जाए, क्योंकि हम तो उन्हें बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक वेव ट्रेवल कर रही है, उसका एक वेव फंक्शन ओरिजिनेट हुआ है एम्पलीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करता है। बाकी इसकी डिटेलिंग जो रहती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो उन्हें फिजिक्स में बता दी जाएगी। तो एटलीस्ट उसे जस्टिफाइड रहेगा कि ये प्लस माइनस जो है वो हमें आगे पढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे जरूर का काम आए। तो अगर हमने वेव फंक्शंस को ऐड किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐड किया है, तो उससे जो नई ऑर्बिटल जनरेट होगी उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हमने अपने वेव फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया है तो उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एबीएमओ या बीएमओ एएमओ जो भी हम बोलना चाहें,
तो ये उसको कम से कम ये क्लियर कर देगा कि जब हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन की तो हमारी 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बनी। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कोई भी वेव का एग्जांपल, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं रेडियो, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, रेडियो चैनल्स जो होते हैं, कई बार आसपास की फ्रीक्वेंसीज के साथ जब वेव ट्रेवल करती है तो मिक्स हो जाती है। तो वो मिक्सिंग जो है उसका हम कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं हमारे कि कई बार हम लोग रेडियो वगैरह जब ऑन करते हैं तो एक चैनल पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें डबल साउंड आ रहा था, तो वो मिक्सिंग है। उससे इन्हें क्लियर रहेगा कि ये वेव्स जो हैं वो किस तरीके से मिक्स हुई होंगी। तो हमारे 2 नई हमारे पास ऑर्बिटल्स बन गए जिनका हमने क्या नाम दिया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनका एक्सप्लेनेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा नया कॉन्सेप्ट है, तो क्लियरिटी रखेगा। उसके बाद एनर्जी फॉर्मेशन डायग्राम या कह सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम अपने बच्चों को जरूर बताएं कि जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने कंबाइन की हैं, शाई ए और शाई बी जो हमने बताया था, उनकी जो एनर्जी रहती है वो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल से कंपैरेटिवली हायर और लोअर रहती है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो एडिशन से बने हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो सब्ट्रैक्शन से यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने हैं उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हम उन्हें मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक बार जरूर समझाएं ताकि उन्हें क्लियर रहे कि ये जो वेव फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है वो हमारे मॉलिक्यूल्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई टीचर साथी अपना व्यू रखना चाहे इसके रिगार्डिंग, ये जो चीजें हम बच्चों को समझा रहे हैं इसमें हम कुछ और चीज ऐड करना चाहें, कोई भी और चीज जो इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को बताना चाहें, कोई भी टीचर साथी अपना व्यू शेयर करें। इस थ्योरी के शुरुआत में सर थोड़ा वेलेस बॉन्ड थ्योरी से कंपैरिजन करते हुए एक एग्जांपल ये देते हैं हम कि आप एक पैन में 2 एग्स को तोड़ना चाहते हैं, तो वेलेस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पहला एग पहले तोड़ के उसको हीट करके पहले जम जाने दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा एग उसके बगल में तोड़िए, तो जहां पर ओवरलैप होगा वहां पर आपको थिकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों एटम्स के बीच में बढ़ेगी। वेलेस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस तरह से एग्जांपल दिया जाता है कि 2 एग्स आपने एक ठंडे पैन में तोड़ लिए और उनका जो लिक्विड पार्ट है वो मिक्स हो जाने दिया, उसके बाद उनको हीट करके आपने सॉलिडिफाई किया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे जो वाइट पार्ट है एग का वो चारों तरफ, दोनों येलो पार्ट्स के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है इस एग्जांपल से कि उसमें क्या था और इसमें क्या क्या बात है। धन्यवाद सर, ये व्यू शेयर करने के लिए। बिल्कुल नया व्यू है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें इस तरीके से भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि दोनों थ्योरीज के अंदर जो पुरानी थ्योरीज हमने डिस्कस करी है, क्योंकि कंपैरिजन हमारे माइंड में भी रहता है, कोई हम नई चीज पढ़ते हैं तो पुरानी के साथ कंपेयर जरूर करते हैं कि हमने वो पुराना जब पढ़ा है तो हम ये नया क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा सर ने बताया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और कोई टीचर साथी अपना व्यू शेयर करना चाहे इसके रिगार्डिंग? थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने व्यू शेयर करें, ताकि जैसे हम अपनी क्लास की टीचिंग को अभी भी वन वे प्रोसेस नहीं बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से ये जो सेशन है हमारा, अगर ये 2 वे प्रोसेस रहेगा, आप लोगों की तरफ से भी हमें सजेशन मिलते रहेंगे या आपस में हम अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, एज वेल एज हमारे बच्चों के लिए ये जो टॉपिक्स जो कई बार हमें डिफिकल्ट लगते हैं अपने बच्चों को समझाना है, डिफरेंट जो एग्जांपल्स हमारे सामने आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं हम अपने टॉपिक को और ज्यादा इजी बना पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें उतना ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस रहेगा तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा फायदा भी रहे। कोई भी टीचर साथी और कोई शेयर करना चाहे? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। बोलिए मैम। इसमें माना बच्चा ये पूछता है कि जैसे हम वेव फंक्शंस को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्यों हाई है,
और वेव फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्या एनर्जी क्यों लो है? सपोज ऐसे पूछता है बच्चा, तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट? मैम उसके लिए फिर न्यूक्लियस वाला जो बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं वेव फंक्शंस को, यानी कि आपके जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा हो जाता है, और एम्पलीट्यूड छोटा आ जाता है तो बीच में जो न्यूक्लियस जो ज्यादा क्लोज आ जाते हैं उनमें फिर रिपल्शन होती है बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप उन्हें ऐड करते हैं तो एक न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है, जब आपने दो एटम्स कंबाइन किए, जैसा कि हमने उन्हें बताई दिया है अपने फीचर्स में कि वो पॉलीसेंट्रिक है, वो मोनोसेंट्रिक है, तो एटलीस्ट हमने उस बच्चे को पहले ये जरूर बता दिया है कि इसमें हमारे एक से ज्यादा न्यूक्लियस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो बनी है। तो जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बता रहे हैं, वेव्स को शो करते हैं जब हम बोर्ड पे, तो उसमें हम उन्हें ये वहीं पे समझाएं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्योंकि एम्पलीट्यूड छोटा हो गया है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो गए हैं, वो क्लोज आ गए। न्यूक्लियस क्लोज आएंगे तो रिपल्शन होगी, और अगर रिपल्शन बढ़ेगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी और कोई टीचर साथी से और अच्छे से समझाना चाहे जो वो मेथड यूज करते हैं अपनी क्लास टीचिंग के ड्यूरेशन में, कोई भी टीचर साथी। सर इलेक्ट्रॉन वेव्स का जो ओवरलैप दिखाते हैं हम, अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट पड़ता है, ट्रफ पे ट्रफ बढ़ता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिससे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो वी विल सी के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा ही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट होगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन वेव का, और एम्पलीट्यूड घट गया तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल डिक्रीज। तो मैं इस तरह से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये डायग्राम में एनर्जी लिखा हुआ है ना सर, एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, वो पूछ रही थी मैं, ये पूछता है बच्चा। हाँ सर, वो एनर्जी के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी जो है आपने बता दिया कि उसमें एक स्पेस बढ़ गया है, उसमें स्पेस छोटा हो गया है। तो एनर्जी के रिगार्डिंग क्योंकि ये क्वेरी आती है, जैसे अभी मैम ने पूछा था, उसी रिगार्डिंग नॉर्मली बच्चों की क्वेरी रहेगी। नया कोई भी टॉपिक उनके पास आएगा और हम उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग तो जरूर होगी, और टीचिंग का इंटरेस्ट भी हमें तब आता है जब हमारे सामने जो बैठा है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करे। एक आधी सिचुएशन होती है जिसमें हमें लगता है कि ये बीच में तंग कर रहे हैं, बट अगर कोई टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और बच्चों की तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है, सो उस टाइम पे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमसे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज उन्होंने अच्छे ढंग से समझ ली है, और जो उनकी क्वेरीज रह गई है वो हमसे पूछ भी रहे। सर इसमें एक और चीज है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा और अपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा। लेकिन कई बार बच्चे ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर देते हैं हमारे सामने जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता, तो उससे हमें थोड़ा और क्लैरिटी आती है उसके बारे में, कि हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है और इसको हम कैसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएं, तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आज भी मैं बच्चों से काफी कुछ सीख पाता हूँ। कई बार हम लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, इस साल भी ऐसा हुआ, क्वेश्चन पूछते पूछते मेरी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की वजह से और ज्यादा अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही है, तो सर आपने बिल्कुल सही बात की है। हमने एक मूवी 3 इडियट देखी होगी, उसमें स्टार्टिंग में ही हमारे जो हीरो होता है वो डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका जवाब उसे नहीं होता है, लेकिन वो उसे ढूंढता है। देखो, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि कोई भी हमसे पूछ रहा है तो हम लोग उसे अगर ऑन इनडायरेक्ट उसी टाइम नहीं बता सकते ऑन द स्पॉट, तो उसे बोलें कि हम बेटा ये चीज जो है वो आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप पर्सनली उसे टाइम दें, तो इससे हमारी जो लर्निंग है वो भी बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए कहीं फायदा तो देता ही देता है। इससे एक और है जो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्वेरी को ही डिस्कस करें, देन स्टार्ट करें, ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो। हाँ, एक हमारे लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि बच्चे का विश्वास हमें जीतना होता है। अगर हमें कोई चीज नहीं मालूम है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और हम उस वक्त उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग शायद उतनी नहीं है, तो हम उसको गोलमोल जवाब ना दें। हम उसको ये कहें कि बेटा अभी इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक क्लैरिटी हो इस बारे में। तो उसको उस टाइम पे ये कहा जाए कि
मैं इसको स्टडी करके फिर तुम्हारे को बताऊंगा। इससे नेक्स्ट टाइम आप उसको सेटिस्फाई करेंगे ना, तो उसको आप पे बिल्कुल पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो भी मतलब मेरे टीचर मेरे हेल्प के लिए कर रहे हैं तो वो अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना एफर्ट्स के कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार के लिए और बाकी बच्चों का भी जो विश्वास होगा आपके ऊपर वो दुगना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। बिल्कुल सर। और यही हमारा मेन मोटिव भी है कि हम क्लासरूम में जा रहे हैं तो अपने बच्चों का विश्वास जीत पाए, उन्हें हमारे ऊपर भरोसा हो कि वो चीज जो हमसे पूछें। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं क्लासरूम टीचिंग में कई बार अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज करते हैं। ये तो हम पढ़ लेंगे अदर सोर्सेज के थ्रू। अगर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन चीजों को समझाने की ज्यादा से ज्यादा, तो उसे लगेगा कि हाँ जी हमारे टीचर जो है वो हमारे ऊपर हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसका जो विश्वास है वो भी इंक्रीज होगा। तो एनर्जी के लिए मैम जो न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट है वो आप समझा सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो न्यूक्लियस हमारे पास में आए हैं जिससे रिपल्शन फोर्सेस बढ़ी है, और रिपल्शन जब भी होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके। जहां अट्रैक्शन बढ़ती है वहां एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और रिपल्शन से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके। इसके बाद ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें कुछ कंडीशंस भी लगाई गई। जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे थे, कुछ कंडीशंस लगती है हमेशा, तो बच्चों को एक कंडीशंस भी बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी कई बार पेपर में आता ही है क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो ये चीजें उन्हें बतानी है कि कंडीशंस में 3 सिंपल सी बातें उन्हें लिखनी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारी कंबाइन हुई है उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, जो हमने पहले बताया था कि x वाला x से कंबाइन होगा, y वाला y से, z वाला z से। और तीसरा, जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो मैक्सिमम रहना चाहिए ताकि जो बॉन्ड बनता है वो स्टेबल हो। स्टेबल बॉन्ड बनेगा तो हमारी जो ऑर्बिटल्स रहेंगी वो भी स्टेबलाइज रहेंगी। इसके बाद हमें 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बच्चों को जो बतानी है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसके लिए हम अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो उन्हें पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जो ऑर्बिटल्स हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग शो करती है, जो सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, उन सबके सामने हमें सिग्मा लगाना है और सिग्मा स्टार लगाना है। और जिन ऑर्बिटल्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है एक्स और वाई में, उनके सामने हमें पाई लगाना है। तो ये एक बहुत ही इजी उनके लिए रहेगा कि किसके सामने हम सिग्मा लगा रहे हैं, किसके सामने हम पाई लगा रहे हैं। और एक एनर्जी का ऑर्डर हमें फॉलो करना है, जो ऑर्डर हम लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किए हैं, उसी टाइप का एक ऑर्डर होता है। बस फर्क इस तरफ इतना है कि वहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया था और यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज कर। O2 और F2 स्पेशल बच्चों के साथ हमें डिस्कस करना है कि हमारी जो एनर्जी सीक्वेंस है O2 और F2 का, वो बाकी मॉलिक्यूल से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी मॉलिक्यूल्स में जो पाई वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, पाई 2px और पाई 2py, उनकी एनर्जी कम है, सिग्मा की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन O2 और F2 में उल्टा है, सिग्मा की एनर्जी कम है और पाई की एनर्जी ज्यादा है। अब जैसे ही हम उन्हें ये इंफॉर्मेशन देंगे, उनकी एक क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, ऐसा क्यों है। तो हम उन्हें कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, जो हम सीक्वेंस बता रहे हैं। तो आप लोग में से कौन, क्या जरूर जानना चाहूंगा मैं भी, कि जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जब करते हैं तो हम उन्हें कैसे सेटिस्फाइड करें इस चीज को लेकर। कोई भी टीचर साथी। ये सीक्वेंस तो हमें बताना ही बताना है उनको। एनर्जी के लिए अगर हम चाहें तो हम उन्हें लोन पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि O2 और F2 में जो रहते हैं, जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही हम यूज करेंगे वहां पर। रिपल्शन वगैरह जो होती है उसकी वजह से हमारी जो
पाई ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट बताना है अपने बच्चों को कि जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे थे, सेम उसी टाइप से हम अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसे हम उसमें कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एनर्जी सीक्वेंस है वो फॉलो किया जाता है। उसके अलावा जो आपका हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है कि पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक कि इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो, तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। और सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं, ये उन्हें जरूर बता देना है ताकि वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बेनिफिट है वो हमें उन्हें जरूर समझाना है। कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। इसमें एक स्पेशल एग्जांपल आता है हमारा, तो कोई टीचर साथी डिस्कस करना चाहेगा उस स्पेशल एग्जांपल को। जब हम 1 to 10 एटॉमिक नंबर तक बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो वहां एक स्पेशल एग्जांपल है जो हमें हमारे बच्चों के साथ जनरली डिस्कस करना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उन्हें 1-2 एग्जांपल दे देते हैं बट वो स्पेशल एग्जांपल मिस हो जाता है। तो मैं आप लोगों से सबसे जानना चाहूंगा कि हम उस एग्जांपल को डिस्कस क्लास में कैसे करें। C2 एग्जांपल है, हम सबको पता होगा कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, कार्बन जो मॉलिक्यूल है उसमें हम जरूर डिस्कस करें कि कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हम उन्हें पहले बता चुके हैं सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में, क्योंकि मैंने भी ये कई बार बच्चों को बताया है और उनके हेल्प भी करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में भी अभी 1-2 साल पहले ही पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं। तो वो हमारा C2 मॉलिक्यूल है, कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट उनके साथ डिस्कस करेंगे तो ये उन्हें इस चीज के लिए, जो हम बार बार कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, भी प्रिपेयर करेगा। ये सारी चीजें ही हमारी केमिस्ट्री में डायरेक्ट थ्योरी है, तो अगर बच्चे ने थ्योरी को समझ लिया है तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हम उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमने किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड किए हैं, हमने 2-2 करके भरे हुए हैं, तो डायामैग्नेटिक है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर करें। और कुछ एग्जांपल जो हैं उनको हम जरूर दें करने के लिए, जो हमारे एनसीईआरटी में है उन्हीं एग्जांपल्स को हम दे सकते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूल का करा लिया है तो हम उस मॉलिक्यूल के आयनिक फॉर्म का एग्जांपल दे सकते हैं। O2+ वाला है, N2+ का है, N2- का है, इस टाइप के एग्जांपल जरूर दें। हाँ जी, सेम हियर जी। वो मिस्टेक थी उस क्वेश्चन में। हो सकता है कुछ रही हो। ऐसे हमें एंगुलर मोमेंटम के लिए तो जैसा आप लोग बता रहे हैं कि सबसे पहले ऑर्बिटल के लिए तो उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर चाहिए। अभी हमने उसका नाम जो एंगुलर मोमेंटम रखा हुआ है। जी जी, एक ऑप्शन में N and L था, ज्यादातर लोगों ने वही किया होगा। वही, हाँ सर, L ऑप्शन में था नहीं तो फिर वही किया था। N और L। तो मैं सर से एक बार कंफर्म करता हूँ क्या रीजन था। सर मुझे कुछ कहना है, जैसे सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब हम बोर्स थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जस्ट डिपेंड्स ऑन NH2 पाई। तो फिर इसी बेसिस पे सर मैंने तो आंसर N ही लगाया था। तो इसमें सर, इस पे सर क्योंकि मुझे लगा थ्योरी में हमने एक्चुअली ये पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम इन अ शेल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात आ जाती है तो फिर वहां पर ये लिखा होता है थ्योरी में कि यू यूज द वैल्यू ऑफ l, तो उसका फॉर्मूला है √L into L+1 into H/2 पाई। जी सर चलो एक बार कंफर्म करेंगे, एक बार सर से बात करेंगे, क्योंकि वो 2 थ्योरीज होगी। जो एक मैडम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उसमें एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए उस पर ध्यान दिया हो। जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है उसमें तो हमने अपने सेकंड क्वांटम नंबर को, एजिमुथल क्वांटम नंबर को ही
एंगुलर मोमेंटम भी कहा है। ये तो हमें क्लियर है ही सबको। यस सर, यस सर, यस सर। हो गया।